हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर जो हमारी क्लास है वो होने वाली है नर्सिंग एप्टीट्यूड के टॉप 100 एमसीक्यूज़। अगर आप इन एमसीक्यूज़ को अपना रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो लेवल है वो क्या रहता है और फिर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। 100 एमसीक्यू की क्लास होने वाली है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके मिस हो सकते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चंस आधा घंटा या 1 घंटे की क्लास में कवर कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो रहेगा कि हाँ, इसको आपको समझाना की नीड है, समझाने की नीड है, मैं उसको बिल्कुल समझाऊंगी। ठीक है, तो आपको बस बने रहना, लास्ट तक स्पीड बढ़ा लेना अपनी क्लास की और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। आप देखना कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो। यदि किसी मरीज का जो बीपी है वो 150/80 है, ठीक है, mmHg, ये ज़रूर याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। तो इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? देखिए, जब आपके पास क्वेश्चन आए कि आपका नॉर्मल बीपी क्या रहता है, तो आपकी जो ये यूनिट होती है ना, अगर ये भी वहाँ पर आपको ध्यान रख लेनी है कि आपको जो सही जो आपका बीपी है वो 120/80 mmHg, ठीक है, ये आप याद रखना है इसको, ठीक है। वरना ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर रेंज थोड़ा सा डिफरेंट दी गई हो, फिर आपका जो क्वेश्चन है गलत हो जाए। ये आपको याद रख लेनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो किस श्रेणी में रखा जाएगा। अगर किसी पेशेंट का बीपी इतना है तो मतलब कि किस कैटेगरी में, अगर उसका बीपी हाई है तो हाई बीपी को हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन, ठीक है, तो वो होगा हाइपर टेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और किसी का कम है तो होगा हाइपोटेंशन, ठीक है, अगर 120 से कम है तो। नर्स द्वारा मरीज की गोपनीय जानकारी साझा करना किस सिद्धांत का उल्लंघन है? यानी कि शेयरिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियल डाटा वॉयलेंट, ठीक है, तो वियोलेट्स। यानी कि अब इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई दफ़ा कराया है, कई बार कराया है मैंने आपको, कि जो पेशेंट होता है, जो उसकी कुछ बातें होती हैं या कोई उनको क्या डिजीज़ है उस बारे में, या फिर आपसे कुछ वो शेयर करता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा सीक्रेट बना के रखते हैं, मतलब नहीं शेयर करते हैं जहाँ नीड नहीं होती है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंटिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक नवजात शिशु को जन्म के बाद तुरंत बाद कौन सी प्राथमिक देखभाल सबसे पहले दी जानी चाहिए? ठीक है, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? जब हम किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को ट्रीट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसका एयरवे चेक करते हैं कि उसको सांस आ रही है या नहीं आ रही है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि CPO2 जो होती है, यानी कि जो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसका लेवल है 88% है, तो इसका क्या संकेत है, क्या है वो? ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्या उसकी नॉर्मल है ये? क्या उसको हाइपोक्सिया है? क्या उसको हाइपरोक्सिया है? या फिर नो इशू है? तो हाइपोक्सिया होता है आपका ऑक्सीजन की कमी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी नॉर्मल रेंज होती है वो 90 to 100 होती है, ये आपकी ऑक्सीजन की। बाकी अगर इससे कम होती है तो वो होती है आपकी हाइपोक्सिया में काउंट होगी, यानी कि उसका जो लेवल है ऑक्सीजन का वो कम है। यदि किसी मरीज को IV फ्लूइड देने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, किसी को हम IV फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? उसकी स्किन का कलर देखेंगे, ड्रिप का रेट देखेंगे, आई की कंडीशन देखेंगे, हेयर की कंडीशन देखेंगे। ऑप्शंस और भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जब हम आई फ्लूइड किसी को दे रहे हैं, IV फ्लूइड दे रहे हैं, तो उसका आपको ड्रिप कैलकुलेशन देखना है कि हम उसको ठीक से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, कितनी मिनट में कितनी ज़्यादा उसका फ्लो रेट है। तो जो आपका ड्रिप का रेट है, आपको वो चीज़ देखनी है कि ज़्यादा फास्ट नहीं चढ़ानी है बोतल, नहीं ज़्यादा स्लो, ठीक है, जिस हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसका ड्रिप का रेट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया के परजीवी का जीवन चक्र मुख्य कहाँ पूरा होता है? ठीक है, तो मलेरिया इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं लीवर, RBC, मच्छर या फिर फेफड़े। इसका जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन मलेरिया जो होता है वो किससे होता है आपका? ये क्वेश्चन ही ख़राब है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल कट कर दो, कुछ समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट में स्लाइट इंक्रीज किस स्थिति का संकेत हो सकता है? ठीक है, स्लाइट इंक्रीज, रेस्पिरेटरी जो होती है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कब होगा? रेस्ट के वक्त, फीवर के वक्त, स्लीप के वक्त, या फिर हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया पता है क्या होता है? फीवर का जो डिक्रीज होना, यानी कि जो आपका टेम्परेचर है वो लो रहेगा आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। और जो स्लीप है या सोते वक्त आपकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी, या फिर फीवर में, तो आपकी फीवर में आपकी जो रेट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। ANC विजिट में सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग क्या है? ठीक है, जो ANC विजिट होती है, ठीक है, वहाँ पर जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो मॉनिटरिंग होती है, यानी कि सब किस चीज़ को वो मेज़र करते हैं जो वो विजिट करते हैं, तो वहाँ पर हम करते हैं BP और उसका वेट, ठीक है। जो आपके मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर में जब हम विजिट करते हैं, कम्युनिटी में आप ये चीज़ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उनका सिर्फ वेट और उनका BP वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो मेज़र करते हैं। BCG वैक्सीन किस रूट से दी जाती है?
ठीक है। BCG जो आपका टीका होता है, जो आपकी वैक्सीन होती है जो बच्चों को दी जाती है एट द बर्थ, तो वो आपको दी जाती है इंट्राडर्मल। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी मरीज में सडन चेस्ट पेन आ गया और स्वेटिंग है तो प्राथमिक संकेत क्या हो सकता है, यानी कि पेन भी है और स्वेटिंग ही भी है। पेन कहाँ पर है, चेस्ट में, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसको हुआ है MI यानी कि हार्ट अटैक। ओके, MI की फुल फॉर्म होती है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ओके, ठीक है। हाथ धोने का सही समय कब है, तो मरीज को छूने से पहले और बाद में, केवल खाना खाने से पहले, केवल सोच के बाद, या कभी भी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है वो होगा ए, ठीक है, कि मरीज को छूने से और बाद में, ठीक है। ओके, मैं जल्दी जल्दी फास्ट कराती हूँ। ORS का मुख्य उद्देश्य क्या है, ORS हम क्यों देते हैं, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। यदि पल्स 48 पर मिनट है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन में समझा देती हूँ। तो 48 पर मिनट, आपकी जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, 60 to 100, ये आपकी नॉर्मल होती है 60 to 100, ठीक है, तो इतनी होती है। लेकिन इससे अगर कम है तो वो क्या होगी आपकी, मतलब वो कम हो जाएगी, तो वो ब्रेडिकार्डिया में आ जाएगी, उससे ज़्यादा होगी तो टैकीकार्डिया में आ जाएगी। तो पल्स रेट अगर कम है तो 60 से, तो उसे बोलेंगे हम ब्रेडिकार्डिया, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। ओके, ठीक है। नर्सिंग में ऑटोनॉमी का क्या अर्थ है, तो नर्सिंग में ऑटोनॉमी का अर्थ क्या होता है, पेशेंट्स चॉइस, यानी कि पेशेंट्स का अधिकार है, पेशेंट अपने जो निर्णय है वो ले सकता है, ठीक है, ये मतलब होता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम क्यों होते हैं, डेंगू में प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम क्यों होते हैं, तो बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है, वहाँ पर जो डेंगू से हमारी जो बोन मैरो होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और बोन मैरो का जो काम होता है वो क्या होता है, आपकी रेड ब्लड सेल्स, जो आपके जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो आपके बोन मैरो में होता है। तो जब वो सप्रेस हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं या फिर जो प्लेटलेट्स हैं या फिर जो हमारे ब्लड प्रोडक्ट हैं वो कम इंक्रीज होते हैं, कम मतलब रिलीज होते हैं। तो इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट एड में फ्रैक्चर का मुख्य कदम क्या है, ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुकी हूँ। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 to 15, ठीक है, इसमें आपका फीमेल और मेल दोनों आ गए, ठीक है, 12 to 15, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर होता है उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, तो क्या है, सर्जरी करना, प्रिवेंशन करना, ICU केयर या रिसर्च। तो क्या होता है, सर्जरी करना तो नहीं होता। मैंने आपको जो मेरी थ्योरी क्लासेस हैं मैंने उसमें आपको समझाया है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है उसका क्या क्या काम होता है, और मेरी थ्योरी क्लास है, आई होप आपने सभी ने देखी होगी। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थ्योरी क्लास देखी है और किसने नहीं देखी, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करना। मैंने अभी तक 6 क्लास डाल दी हैं थ्योरी की, नर्सिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक, और भी मैं ऐसे ही रेगुलर डालूंगी। बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि कौन से टॉपिक रह गए हैं, कौन से टॉपिक आपको और पढ़ने की नीड है, या जो आपको बहुत वीक लगता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। बस आप एक बार कमेंट कीजिए, मेरे को वो आइडिया आ जाएगा और मैं फिर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने ये को टॉपिक करा दिया है कवर। और अभी अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं और अभी अपना जो एग्ज़ाम है उसको देने के बाद अपना काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। तो इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँगी। आप फिर बेल आइकन पर भी प्रेस कर देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा मेरी वीडियो का आप तक जल्दी पहुँच जाएगा, और फिर जो भी अपडेट रहेगी आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और भी जो वीडियोज़ हैं आप चेक कर लेना एक बार। बहुत ही प्यारी प्यारी बहुत अच्छे MCQ मैंने प्रैक्टिस कराए हैं आप सभी के लिए। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या काम होता है, सर्जरी करना नहीं होता है, ICU केयर नहीं होता है, रिसर्च भी नहीं होता है, तो प्रिवेंट करना किसी भी डिजीज़ को होने से पहले, ये होता है आपका प्राइमरी हेल्थ का काम। IM इंजेक्शन का सही साइट कौन सा है, डेल्टॉइड मसल, स्किन, वेन या बोन। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो IM इंजेक्शन होता है वो डेल्टॉइड मसल्स में दिया जाता है, स्किन में नहीं दिया जाता, वेन में नहीं, वो IV होता है, और बोन में नहीं दिया जाता, वो इंट्राओसियस होता है, ठीक है। ओके, यदि मरीज बेहोश है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उसका एयरवे चेक करेंगे। ओके, ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, अभी आपको पता है ये आपका हार्ट है, ठीक है, मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, इसमें आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वो वो वेंट्रिकल, और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें आपको अब ये देखिए, जब आपका ब्लड है वो यहाँ से आया, ठीक है, आपका ब्लड यहाँ से एंटर किया, फिर उसके बाद आपके ब्लड कहाँ जाएगा, आपके राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में आपका राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड है वो सीधे जाएगा आपके लंग्स में, ठीक है, वो सीधा आपके लंग्स में जाएगा। लंग्स के बाद वो ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड होने के बाद आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा आपका लेफ्ट
वेंट्रिकल में। तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ तक रहेगा, उसके बाद फिर ये जो ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड रहेगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता कहाँ है, इसमें आपसे ये पूछा है। तो राइट एट्रियम नहीं, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें रहता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। HIV किस प्रकार का संक्रमण है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोल। तो आपका वायरल है ये, ठीक है। नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, किस लिए, लीगल प्रूफ के लिए, टाइम पास के लिए, डेकोरेशन के लिए, किस लिए, लीगल प्रूफ के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो फ्यूचर में तो उस चीज़ को संभाला जा सके। यदि किसी का बीपी जो है वो 90 अबाउट 60 है तो ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बीपी इंक्रीज है तो वो हाइपोटेंशन में काउंट होगा, ठीक है। लेबर का पहला स्टेज किससे संबंधित है, लेबर, डिलीवरी ऑफ बेबी, सर्वाइकल डायलेशन या प्लेसेंटा डिलीवरी या रिकवरी। जो आपका लेबर का जो आपका पहला स्टेज होता है, जब किसी को डिलीवरी होने वाली होती है, उसका पहला स्टेज होता है तो वहाँ होती है सर्वाइकल डायलेशन, यानी कि उसके बाद ही डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, पहले होता है सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। विटामिन सी का क्लोटिंग में मदद करता है, सॉरी विटामिन के करता है। रेबीज़ का मुख्य कारण क्या है, क्या है रेबीज़ का मुख्य कारण, रेबीज़ का मुख्य कारण क्या होता है, हाँ, तो जो रेबीज़ का मुख्य कारण होता है वो होता है आपका वायरस। ओके, ऑक्सीजन थेरेपी कब दी जाती है, कब दी जाती है ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन की नीड होगी तब दी जाएगी। तो ऑक्सीजन की नीड हमें कब होगी, ये कौन सी कंडीशन होती है, हाइपोक्सिया में, जहाँ हमारा जो लेवल है ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में वो कम हो गया है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी, ठीक है। आईसीयू का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनरल केयर, क्रिटिकल केयर, ओपीडी या वैक्सीनेशन। तो आपकी क्रिटिकल केयर दी जाती है वहाँ पर आईसीयू का, ये क्योंकि आईसीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ये आपकी आईसीयू की फुल फॉर्म होती है, तो वहाँ पर क्रिटिकल केयर दी जाती है। ओके, यदि मरीज में साइनोसिस है तो इसका मतलब क्या है, साइनोसिस क्या होता है पता है, जब किसी की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी के बाद जब आपके जो टिश्यूज़ एंड सेल्स होते हैं, यानी कि जो आपकी स्किन होती है वो ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाती है। तो साइनोसिस का मतलब यही होता है कि आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में क्या हो गया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन कम हो गया तभी वो ब्लू होना स्टार्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ANC में टीटी इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, ANC में यहाँ पर टीटी इन प्रेगनेंसी, यहाँ पर बोला है टीटी इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में क्यों दिया जाता है आपका जो टीटी इंजेक्शन है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन हो वो पहले ही प्रिवेंट किया जा सके। टीटी इंजेक्शन रहेगा तो उसका असर रहेगा, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से कॉज नहीं कर सकता। पल्स ऑक्सीमीटर का क्या मेजर करता है, आपको पता ही है क्या करता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो कि आपके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। किस बीमारी में पेरसिस्टेंस कफ होता है, ठीक है, तो पेरसिस्टेंस कफ जो होता है वो आपकी किस बीमारी में होता है, वो होता है टीबी में, ठीक है, क्योंकि उसी में आपकी खांसी होती है ना। फर्स्ट एड का बर्न का पहला स्टेप कूल वाटर। ओके, नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है पर डे, नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है आपका, ये आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है, 1000 to 1500 ml। ओके, रेंज भी याद रखना है ml में, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये आपके नर्सिंग में सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो कि आपके हॉस्पिटल से आपको मिलता है जब आप हॉस्पिटल में तो ठीक जाते हैं, लेकिन वो वायरस और वो बैक्टीरिया आपको वहाँ पर लग जाते हैं, उसे कहते हैं नोजोकोमल इन्फेक्शन। स्टेलाइजेशन का सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है, स्टेलाइजेशन, बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग, वॉशिंग या फिर ड्राइंग। तो जो आपका स्टेलाइज किया जाता है आपके इक्विपमेंट्स को, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर के, तो उसको किससे किया जाता है, ऑटोक्लेविंग से, या फिर जो भी और भी वहाँ की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ऑटोक्लेव किया जाता है, जिससे वो पूरी तरह से अपना स्टेलाइज हो जाते हैं और माइक्रोब्स पूरी तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल क्या कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। ओके, शॉक का अर्ली साइन क्या है, शॉक अगर किसी पेशेंट को लगा है तो उसका अर्ली साइन क्या होता है, हाई बीपी, कोल्ड क्लैमी स्किन, हाई टेम्परेचर या फिर स्वेटिंग होली, या फिर सिर्फ पसीना आएगा उसका, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर कोल्ड क्लैमी स्किन होगी। तो जब अब किसी को शॉक आता है ना, सबसे पहले उसका जो चेहरा है वो उसकी स्किन है वो ठंडी होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है, एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है आपका, लो HB, ठीक है, लो HB, अगर किसी में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उससे वो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है।
नियोनेट्स की एज रेंज कितनी होती है? नियोनेट्स जो होते हैं उनकी एज रेंज कितनी होती है? 0 to 28 डेज, 1 to 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके नियोनेट्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो न्यू बर्न यानी कि न्यू बोर्न यानी कि जब बच्चा बेबी पैदा होता है उससे लेकर 28 दिन तक वो नियोनेट्स में आएगा। ऑप्शन नंबर ए। हैंड हाइजीन का मिनिमम टाइम कितना होता है? तो हैंड हाइजीन का मिनिमम टाइम होता है 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड्स। ओके, आईवी रूट किसके लिए है? आईवी रूट किस लिए है? वेन के लिए। ओके, ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ नेगेटिव। ओके, विच डिजीज़ इज़ नॉन कम्युनिकेबल? ये आपने पढ़ा होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ में डिफ्रेंशिएट। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक दूसरे के टच करने से वायरस से बैक्टीरिया से फैलती हैं, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं ये हेरिडिटी से फैलती हैं या फिर अपना जेनेटिक होती हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी है? तो टीबी, मलेरिया, डायबिटीज़ या कोविड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज़ यानी कि शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये किसी वायरस से बैक्टीरिया से नहीं फैलती है, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन एग्जाम्पल, तो प्राइमरी प्रिवेंशन एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? वैक्सीनेशन, सर्जरी, आईसीयू या फिर रिहैबिलिटेशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि किसी भी डिजीज़ को पहले से पहले ही क्योर किया जाए, जबकि वो जो डिजीज़ है वो अच्छे से भी इंक्रीज़ भी नहीं हुई है, वो उसका लेवल है बढ़ा भी नहीं है, तो उसे वो कब वो किस कैटेगरी में आएगी, मतलब उसमें क्या चीज़ है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है उसका? तो उसमें जब कोई डिजीज़ हुई नहीं है उससे पहले ही उसका प्रिवेंट किया जाए उसे कहते हैं प्राइमरी। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैक्सीनेशन तब दी जाती है जब कोई डिजीज़ होती भी नहीं है, उससे पहले ही उसको वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। ओके, पीपीई का उपयोग, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये आपके होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, यानी कि जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तब हम यूज़ करते हैं उसको पूरी पीपीई किट, ताकि बैक्टीरिया वायरस ना तो हमसे किसी को फैले ना किसी का हम पे आए, ठीक है। ओटी का फुल फॉर्म ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। नर्सिंग को होलिस्टिक केयर क्या दर्शाता है? नर्सिंग का होलिस्टिक केयर क्या दर्शाता है? तो नर्सिंग केवल दवा, केवल शरीर, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक देखभाल या फिर केवल सर्जरी। तो आपको अगर नर्सिंग का होलिस्टिक केयर देखें तो आपको फिजिकल, मेंटल और सोशल केयर तीनों देनी पड़ती हैं, ठीक है। यह आता है होलिस्टिक में। यदि किसी मरीज को शार्प से चोट लग जाए यानी किसी सुई से, ब्लेड से चोट लग जाए तो नर्स का पहला कदम क्या होगा? रिपोर्ट लिखना, घाव को दबाना, ब्लीडिंग रोकना या फिर डॉक्टर को बुलाना, दवा देना। तो घाव को दबाना या फिर ब्लीडिंग रोकना, जैसे किसी को चोट लगी है, किसी को चोट लगी है और वहाँ पर आपका जो प्रेजेंट नहीं है आपका डॉक्टर, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? घाव को दबाएंगे प्रेशर से वहाँ से और ब्लीडिंग को रोकेंगे पहले, उसके बाद आप डॉक्टर को बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि खून बह रहा है और आप बुलाने में लगे पड़े, नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतनी अथॉरिटी है आपको, ठीक है। निडल स्टिक इंजरी होने पर नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? निडल स्टिक इंजरी यानी कि NSI। तो ये होता है जब पेशेंट की मतलब नर्स की गलती से, डॉक्टर की गलती से जो पेशेंट होता है उसको इंजरी हो जाए निडल से, तो उसे कहते हैं निडल स्टिक इंजरी, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ से इंजरी हो जाए। तो इसमें हमको क्या करना है? इग्नोर करना है, तुरंत साबुन और पानी से धोना है, इंजेक्शन लगाना है, या ये तो क्या कितने गंदे गंदे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है? उसको सॉप से और पानी से धोना है कि वो इन्फेक्टेड भी हो सकती है, ठीक है। किस बायोमेडिकल वेस्ट में यूज़ नीडल आती है? किस में आती है? जो नीडल्स होती हैं वो आपकी किस में आएंगी? देखिए नीडल्स का नाम आया यानी कि शार्प, और शार्प चीज़ें किस में होती हैं? वाइट कंटेनर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा डिलीवरी लेबर किस स्टेज में आती है? प्लेसेंटा डिलीवरी जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेज, जिसमें कि आपका डायलेशन हो रही थी, आपके जो आपकी मसल्स होती हैं वो डायलेट हो रही थी, लेकिन इसमें प्लेसेंटा डिलीवरी लेबर यानी कि प्लेसेंटा की डिलीवरी हो रही है, तो कौन सी स्टेज होगी आपकी? वो होगी आपकी थर्ड स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज में बेबी डिलीवर होगा, फर्स्ट स्टेज में आपकी जो सर्विक्स होती है वो डायलेट होगी, ठीक है। फोर्थ में आपका पूरा रिहैबिलिट करेंगे, ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओपीडी का मुख्यतः क्या होता है? ओपीडी में क्या होता है? कंसल्ट करते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट किसका स्पेशलिस्ट होता है? महिला प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे बोलेंगे अपना न्यूरोलॉजिस्ट, ये नेफ्रोलॉजिस्ट और आपका कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन अगर आपका महिला प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उसे बोलेंगे गायनाकोलॉजिस्ट, ओके। यदि मरीज चॉकिंग कर रहा है तो फर्स्ट एड क्या है? तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। चॉकिंग कर रहा है यानी कि उसको सांस नहीं आ रही है, सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है उसका, तो हम उसको देंगे हिमलिक मैन्यूवर, जो कि एक प्रोसेस होता है जिसमें जो पेशेंट होता है पहले एक हाथ उसके पेट पर रखते हैं जोर से दबाकर और उसकी कमर को बहुत तेज़ से थपथपाते हैं ताकि जो उसको चॉकिंग यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाहर निकल जाए। ये होता है आपका प्रोसेस हिमलिक मैन्यूवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट का येलो बैग किसके लिए होता है? तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। ओके, एएनसी विजिट में फेटल रेट
साउंड किससे सुना जाता है? तो फेटल रेट साउंड हम किससे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप से, डॉपलर से, ईसीजी से, एक्सरे से। तो हम सुनते हैं डॉपलर से, जो आपकी फेटल हार्ट रेट होती है ना, आपको हमेशा याद रखना है, डॉपलर से सुनी जाती है, ठीक है। आईसीयू में पेशेंट मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आराम देना, क्रिटिकल स्थिति पर नज़र डालना, खाना देना। तो आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनको जो हम मॉनिटर करते हैं तो वो पेशेंट होते हैं जिनकी जो कंडीशन होती है वो क्रिटिकल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं हम। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है और ब्रीदिंग नहीं है तो पहला कदम क्या होगा? बीपी चेक करेंगे, स्टार्ट सीपीआर, गिव वाटर इंजेक्शन। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, और ब्रीदिंग नहीं है तो पहला कदम क्या करेंगे हम? क्या हम सीपीआर देंगे, क्या हम उसका बीपी चेक करेंगे, या फिर जो उसको पानी देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। तो अगर किसी की ब्रीदिंग नहीं हो रही है और अनकॉन्शियस है लेकिन हार्ट बीट चल रही है उसकी, तब हम उसको देंगे सीपीआर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। रेड बायोमेडिकल बैग किसके लिए है? किस लिए होता है रेड बायोमेडिकल वेस्ट जो बैग होता है आपका? वो होता है आपका प्लास्टिक वेस्ट के लिए, ओके। पीडियाट्रिशियन किसका डॉक्टर होता है? किसका होता है पीडिया? वो आपके चिल्ड्रंस का होता है, ठीक है, ओके। यदि बर्न इंजरी है तो अवॉइड करना चाहिए, क्या करना है? बर्न इंजरी में ड्रेसिंग आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। लेबर पेन किस हार्मोन से जुड़ा है? लेबर पेन होता है वो किस हार्मोन से जुड़ा है आपका? ऑक्सीटोसिन से, ओके। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन थिएटर में एसेप्टिक टेक्निक क्यों ज़रूरी है? ठीक है, एसेप्टिक यानी कि जो आपके वहाँ पे जो इन्फेक्शन फ्री उसे क्यों बनाया जाता है? डेकोरेशन इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, ताकि वहाँ से जो वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, वो जल्दी से इन्फेक्शन कोज ना करे, ओके। यदि पेशेंट फेंट हो जाए यानी बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? बेहोश हो जाएगा तो उसे क्या करेंगे? उसे सीधा लिटाएंगे और उसकी जो उसकी टांगे हैं उनको थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, ठीक है, ओके, ताकि उसका जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट में सही से जा सके। वाइट बैग बायोमेडिकल वेस्ट क्यों जाना चाहता है? शार्प चीज़ों के लिए। ईएनटी स्पेशलिस्ट किसका इलाज करता है? किसका करता है? ईयर नोज थ्रोट का, ठीक है, फुल फॉर्म से ही पता चलता है। यदि बीपी बहुत लो है तो कौन सी स्थिति हो सकती है? बीपी बहुत लो है तो कौन सी स्थिति हो सकती है? अगर किसी पेशेंट का बीपी लो है तो कौन सी स्थिति हो सकती है आपकी? शॉक की, ठीक है। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी हाई वाली कंडीशन होगी, तो यहाँ पर शॉक हो सकता है किसी पेशेंट को अगर बीपी लो है तो, ठीक है, क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा कम है। पोस्ट नेटल केयर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो मेकअप, ये कैसे कैसे क्वेश्चन ऑप्शंस हैं, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो देख के पता चल रहा है, मदर और बेबी मॉनिटरिंग, यानी कि आपके डिलीवरी के बाद, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट ब्लू बैग में क्या आता है? बायोमेडिकल वेस्ट ब्लू बैग में आता है आपका ग्लास की चीज़ें, ओके। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर किसका इलाज करता है? आपके बोन्स का, ओके। यदि ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो क्या करना चाहिए? प्रेशर इंक्रीज, अपना जो प्रेशर है उसको डालना चाहिए आप उस चीज़ पे। न्यूबॉर्न में सबसे पहला फीड क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रम, जो कि आपके माँ का पहला दूध होता है, कोलेस्ट्रम, ठीक है, कोलेस्ट्रम देना होता है, ठीक है। इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। ट्राइएज का मतलब क्या है? जो ट्रायल्स होता है उसका क्या मतलब होता है? प्रायोरिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रायोरिटी, किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी देना, उसको कहते हैं ट्रायल्स, ठीक है। इमरजेंसी वार्ड में सबसे पहले किसे ट्रीट किया जाता है? इमरजेंसी वार्ड में स्टेबल पेशेंट को, क्रिटिकल पेशेंट को, वॉकिंग पेशेंट को। देखिए, इमरजेंसी वार्ड का मतलब वही होता है, इमरजेंसी वाले पेशेंट जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसको में बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। डर्माटोलॉजिस्ट किसका इलाज करते हैं? स्किन का। यदि बच्चा नहीं रो रहा तो जन्म के बाद तो उसे क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसका एयरवे चेक करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे, ओके। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? बायोमेडिकल मैनेजमेंट का जो मुख्य पर्पज़ है वो होता है इन्फेक्शन कंट्रोल। कार्डियोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होता है? हार्ट का, ओके। यदि पेशेंट को सीजर्स आए तो अवॉइड करें, क्या अवॉइड करना है? अगर पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो क्या अवॉइड करना है? प्रोटेक्ट हेड, फोर्स माउथ ओपन, टर्न साइड, या फिर आपका मॉनिटर। तो उसको जो फोर्स माउथ ओपन यानी कि उसका जो मुंह है, यानी कि वो उसको खोलने से रोकना है आपको, ठीक है। उसको सीजर्स आ रहे हैं तो, ठीक है, नहीं, फोर्स माउथ ओपन, हाँ, तो ये अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड करना है आपको, ओके। लैब टेक्नीशियन का काम क्या है? क्या है लैब टेक्नीशियन का काम? आपके उसमें जो आपके काम होता है लैब में, वो होता है आपका टेस्टिंग सैंपल्स, ठीक है, सैंपल्स का टेस्ट करना, ओके, जो आपका ब्लड सैंपल्स होते हैं। तो पेशेंट को स्नेक बाइट हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? इमोबिलाइज, टाइट टर्निकेट, या फिर काम पेशेंट, या फिर हॉस्पिटल शिफ्ट। तो अगर किसी भी पेशेंट को स्नेक बाइट हो गया है तो उसको टाइट से आपको टर्निकेट बाइंड कर देना है, ताकि जो उसका जहर है वो ज़्यादा अंदर तक ना जाए, उसको अच्छे से बांध देना है, ठीक है।
ब्लड का फ्लो बिल्कुल ख़त्म कर देना है वहाँ से। पीएचसी का मुख्य कार्य क्या है? पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, तो उनका काम क्या होता है? प्रिवेंशन एंड बेसिक केयर, ठीक है, सेंटर्स या केयर, ठीक है। तो प्रिवेंशन और बेसिक केयर आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में दी जाती है। ओके, यदि बच्चा डिहाइड्रेशन है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या देंगे? ओआरएस देंगे, इंसुलिन देंगे या फिर एंटीबायोटिक देंगे? तो ओआरएस देंगे। न्यूरोलॉजिस्ट का इलाज क्या इलाज करता है? ब्रेन एंड नर्व्स का, ठीक है। हॉस्पिटल इन्फेक्शन को रोकने का बेस्ट तरीका तो हैंड हाइजीन। ओके, यदि किसी पेशेंट को अस्थमा अटैक है तो क्या देंगे? अस्थमा अटैक है, अस्थमा हुआ है तो उसको, अस्थमा अटैक हुआ है तो उसको हम क्या देंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑक्सीजन या फिर आपका ब्रोंकोडायलेटर, इंसुलिन या फिर एंटीबायोटिक या फिर वैक्सीन। देखिए अस्थमा अटैक हुआ है यानी कि उसको सांस की बीमारी थी, उसको अटैक हुआ है, तो वहाँ पर उसको ऑक्सीजन लेने में कमी हो रही होगी, तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। और ब्रोंकोडायलेटर यानी कि जो आपके लंग्स में ब्रोंकियल्स होते हैं उनको फैलाने का, उनको देखने का, वहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। ओके, ताकि हम वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर वहाँ पर अगर ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है तो उस चीज़ को हम फैला के वहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। लेबर के दौरान फीटल डिस्ट्रेस का साइन क्या है? लेबर के दौरान यानी कि डिलीवरी के दौरान जो जो फेटल है यानी कि जो बेबी है उस डिस्ट्रेस का साइन क्या है? जो डिस्ट्रेस का साइन क्या है वहाँ पर तो आपका एबनॉर्मल फेटल हेल्थ सिंड्रोम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रेस से आपका जो फेटल है तो वहाँ पर वो एबनॉर्मल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नर्स का प्राइमरी रोल क्या होता है? तो नर्स का प्राइमरी रोल होता है पेशेंट की केयर करना। ओके, यदि पेशेंट बर्न शॉक में है तो क्या ज़रूरी है? ठीक है, तो बर्न शॉक हुआ है, उसको बर्न हुआ है यानी कि वो जल गया है, तो क्या ज़रूरी है वहाँ पर? आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि उसका जो बॉडी का जो वाटर होता है ना वो ज़्यादा जल जाता है, ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। उसकी सबसे ज़्यादा सीवियरिटी इस चीज़ में होती है कि उसमें जो लिक्विड है, जो वहाँ का जो फ्लूइड है वो बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ से वो बर्न हो जाता है, यानी कि उसकी अमाउंट है वो कम हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है, ओके। रेडियोलॉजिस्ट किससे जुड़ा है? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके एक्सरे और इमेजिंग से होते हैं, जो आपके अल्ट्रासाउंड करते हैं। यदि ब्लीडिंग नोज से है, जैसे बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, तो फर्स्ट एड क्या करना है? हेड बैकवर्ड करना है, हेड फॉरवर्ड करना है, या फिर लाई फ्लैट करना है, ड्रिंक वाटर करना है? तो आपका जो हेड है वो फॉरवर्ड करना है या पिंच करना है? तो जो आपका हेड है वो फॉरवर्ड करना है, ना कि बैकवर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन क्यों ज़रूरी है? चाइल्ड इम्यूनाइजेशन क्यों ज़रूरी है? आपकी ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन फॉर डिजीज़ के लिए, और आपका स्लीप के लिए, वेट गेन के लिए। तो चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन हम क्यों देते हैं? ताकि वो प्रोटेक्ट रहे डिजीज़ से और जो भी वायरस होते हैं उनसे। डायलिसिस किसके लिए होता है? हार्ट के लिए, किडनी के लिए, ब्रेन के लिए, लीवर के लिए। डायलिसिस होता है आपका किडनी के लिए। जो किडनी आपके फंक्शंस करना बंद कर देती है और वो ब्लड को प्योर करना बंद कर देती है, तो वहाँ पर डायलिसिस होता है, जिससे सारा ब्लड जो है वो प्योर करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, यदि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है तो क्या देंगे? तो अगर कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है तो उसे क्या देंगे? हम शुगर देंगे। हाइपो यानी कि कम हो गया है ग्लूकोज का अमाउंट उसकी बॉडी में, ब्लड में, तो इसलिए वहाँ पर शुगर और ग्लूकोज देंगे। ठीक है, हॉस्पिटल में CSSD क्या होता है? ठीक है, तो हॉस्पिटल में इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, यानी कि जहाँ पर सारे जितना भी लिनन होती हैं या फिर बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वहाँ पर धुलाया जाता है, स्टेराइल किया जाता है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। यदि पेशेंट को पॉइजनिंग है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो पॉइजनिंग है किसी पेशेंट को तो उसको क्या करेंगे? हम उसको हम वॉमिटिंग के लिए इंड्यूस करेंगे। ठीक है, होलिस्टिक नर्सिंग केयर में क्या शामिल है? ये मैं पहले बता चुकी हूँ, आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। ये जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी आप प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती रहेगी। और बाकी जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। इतनी सारी डिमांड करने के लिए मैं ऐसे ही आप सबकी हेल्प करती रहूँगी। लेकिन आपसे उम्मीद है कि अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और प्यारा सा कॉमेंट कर दिया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।